नमस्कार, मैं कर्मवीर आज़ाद इंडियन सोशल जस्टिस मिशन द्वारा संचालित ISJMT यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज जो उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में किस तरीके से लर्नर लाइसेंस में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मैं आज महोबा के कार्यालय जो परिवहन विभाग का है वहां पे आया हूं और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करता हूं कि क्या यह लर्नर लाइसेंस जो फेसलेस कर दिया गया है, क्या यह वो पूरी तरह से सही है या उचित है। इसके लिए जो है मैं आप सभी लोगों को अवगत कराऊंगा, यहाँ पे अभ्यर्थियों से भी बात करूंगा और लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। इस कार्यालय में जितने लोग उपस्थित हैं उन लोगों से जानने का हम लोग प्रयास करेंगे क्या है यह लर्नर लाइसेंस का राज और कैसे मुक्त हो रहा है लर्नर लाइसेंस फेसलेस करने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है हमारा उत्तर प्रदेश या परिवहन विभाग। आइए जानने का प्रयास करते हैं। आइए हमारे साथ में एक अभ्यर्थी बैठे हैं जो लर्नर लाइसेंस बनवाने RTO ऑफिस महोबा के इस कार्यालय में आए हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका नाम क्या है और इन्होंने फेसलेस व्यवस्था का उपयोग क्यों नहीं किया। आपका नाम क्या है? हाँ जी, सुमित सर। सुमित जी, आप को पता है कि भारत सरकार ने एक जियो SO 1026 किया है जिसके अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 99% फेसलेस व्यवस्था कर दी है, तो आपको कार्यालय आने की क्या जरूरत पड़ी? एक्चुअली सर अभी इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने जब ऑनलाइन किया तो सर जो ऑनलाइन करते हैं उनने पहले ही सर ऑटोमेटिक से अंदर का कर दिया बुक, इस कारण से मुझे अंदर से पेपर देने आना पड़ा। नहीं, अब तो ऑनलाइन आप किसी से बुक कराने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो स्वयं बुक करना चाहिए। आप पढ़े, कितना पढ़े? हाँ, ये मैं इंटर पास हूँ। तो आप तो डिजिटल, चूंकि डिजिटलाइज हो गया है पूरा उत्तर प्रदेश, जैसा कि इनके दावे हैं परिवहन विभाग के, तो आप जब डिजिटलाइज हैं तो क्यों नहीं आप स्वयं से क्यों नहीं भरते? एक्चुअली सर मैंने सुना था कि वीडियो कैमरा के सामने पेपर होता है, तो उसमें क्या है कि वीडियो एरर नहीं होनी चाहिए। यदि एरर होती है तो आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। इसी कारण से सर मैंने अंदर का स्लॉट बुक किया था। अच्छा, अंदर जब आपने स्लॉट बुक किया तो आपको आराम से मिल गया? नहीं सर, काफी बार मुझे परेशानी झेलनी पड़ी है। मैं सर एक दिन आया सर तो पेपर सर्वर के कारण पेपर नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने दूसरा अपॉइंटमेंट लिया तो सर दूसरे अपॉइंटमेंट मुझे पेपर नहीं देने को मिला। सर तीसरे अपॉइंटमेंट मुझे मतलब 12 बजे का अपॉइंटमेंट था, मुझे सीधे जाकर 4 बजे मेरा पेपर हुआ था। हमारे साथ में एक अभ्यर्थी है, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार जी शैलेंद्र जी, ये बताइए आप यहाँ किस कार्यवश आए थे? हम ये हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आए थे। और हैवी लाइसेंस मतलब कि आप क्या कौन सा वाहन चलाते हैं? ऑटो। तो ऑटो में तो अब इस समय तो सरकार ने सीधे सीधे आपको ये कर दिया है कि 7,500 kg तक के किसी भी वाहन को आप अपने लाइसेंस से चला सकते हैं। तो ऑटो चलाने के लिए आपको हैवी लाइसेंस की क्या आवश्यकता पड़ी? अब बताया गया कि हैवी लाइसेंस लगेगा, उसके बगैर मान नहीं होगा, गाड़ी पकड़ती है। ये किसने आपसे कहा है? ये आम पब्लिक से सुना है मैंने। अरे आम पब्लिक कौन होता है भाई? आप ये अधिकारी से पता करने गए आपको कि आपको ऑटो चलाने के लिए अब आपके प्राइवेट लाइसेंस की से ही चला सकते हैं 7,500, मतलब 7.5 टन के ऊपर की गाड़ी के लिए आपको हैवी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, ना कि आपको किसी छोटे वाहन के लिए पड़ती है। आप और किसी से पूछ लीजिए, इसमें मेरे को जानकारी कम है थोड़ी। चलिए, क्या नाम बताया? शैलेंद्र कुमार। हमारे साथ में शैलेंद्र भाई थे और चूंकि ये अनभिज्ञ है और इनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और इस तरीके के गुमराह किए गए लोगों को जानने का प्रयास करेंगे क्या कारण है। हमारी जानकारी ही हमारा बचाव बन सकता है और हमारी अज्ञानता के कारण हमारे साथ जो है छलावा होता है। चलिए और किसी से जानने का प्रयास। तो हमारे साथ में एक समाज सेवी है जो समाज के जन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर बहुत बढ़िया काम करते हैं। आप भाई साहब प्लीज अपना नाम बताएं।
विनोद राजपूत, समाज सेवी, महुआ। हमारे साथ में विनोद राजपूत हैं और महोबा में एक समाज सेवी हैं। आप यहाँ पे किस किस तरीके की जन समस्याएं आपके सामने आती हैं, जरा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। यहाँ परिवहन विभाग में यहाँ कई प्रकार के लोग आते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में, ट्रांसफर के संबंध में और टैक्स जमा करने के संबंध में, और भी यहाँ जो जो जिन लोगों की गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं वो भी आते हैं और यहाँ से अपनी जन समस्याओं को समाधान कराने का प्रयास करते हैं। और हम लोगों को जो लोग मिल जाते हैं तो हम उनकी जन समस्याओं का निदान कराने का हर संभव प्रयास करता हूँ कि इनकी समस्याएं बिना कोई उसी सुविधा शुल्क के और ये जन समस्याएं इनकी निस्तारित हो जाएं। और जब हम देखते हैं कि यहाँ जाते हैं तो यहाँ कई प्रकार की आशाएं लगाए लोग बैठे रहते हैं कि कहीं से कोई में कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। लेकिन यहाँ थोड़ा परिवर्तन हुआ है, जब से नए ITO आए हैं इनने काफी कुछ परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे कुछ सुविधाएं बाहर से भी उपलब्ध होने लगी हैं, जैसे लर्निंग लाइसेंस वगैरह, कि अब सीधे सीधे ये थोड़ा सुविधा इनको प्रदान हुई है। नहीं तो इसके पहले तो बिना सुविधा शुल्क के यहाँ कोई काम नहीं होता था। नहीं राजपूत साहब, मैं आपको शायद पता होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है 810-26, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा लर्नर लाइसेंस पूरी तरह से फेसलेस कर दिया है। अब हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने कंप्यूटर पे फेसलेस व्यवस्था का इस्तेमाल करके लर्नर लाइसेंस, एटलीस्ट लर्नर लाइसेंस तो वो स्वयं बना सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है जो हमारा अस्थाई लाइसेंस, जिस अस्थाई लाइसेंस की बदौलत आज उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे आपने देखा होगा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु है, लेकिन सबसे अधिक दुर्घटना से असमय मृत्यु होने में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। इसका क्या कारण है, इस पे क्या आप प्रकाश डालना चाहते हैं? मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मैं इस पे आपको बधाई देना चाहता हूँ कि एक आपने लर्निंग लाइसेंस के बारे में बात कही, तो यहाँ हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी से हमारे यहाँ जो भी लाइसेंस बनवाने के लिए आता है वो किसी ना किसी का सहारा लेता है, और जब सहारा लेता है तो उसमें कुछ इशारा छुपा होता है, तो उस इशारे से उसका काम होता है। और अगर वो डायरेक्ट आता है तो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो नियम और रूल्स नहीं जानता है, वो फॉलो नहीं कर पाता, और किसी ना किसी तरीके से दाएं बाएं करके वो अपना काम कराना चाहता है, क्योंकि जागरूक नहीं है। और जहां तक आपने एक्सीडेंटल चीज कही है कि जो मणिपुर है और केरला है, और यहाँ जब यहाँ बहुत दुर्घटना हुआ करती थी तो इससे ज्यादा हमारे यहाँ, तो मैं मूल कारण अशिक्षा का समझता हूँ और नशे का, कि जब भी हम किसी वाहन को चलाते हैं तो उसमें हम एक तो नशा कर लेंगे, दूसरे हम रूल्स ऑफ जो रेगुलेशन है, परिवहन नियम है, उनको फॉलो नहीं करते हैं। अभी आप यहीं देख लीजिए, तो थोड़ा हम लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, कोई ना इंडिकेटर है ना कुछ है, बिना इंडिकेटर के मुड़ जाएगा, एकदम से हाईवे पे जा रहा होगा और मुड़ जाएगा, तो पीछे वाला जो वाहन आता है वो उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, और इसी से वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, इसके साथ साथ आप शिक्षा पे भी चलाइए, कि शिक्षा को भी फोकस करिए, कि शिक्षा पे जो लोग नहीं जान पा रहे हैं वो जाने सब चीजों का। और धीरे 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 यहाँ भी परिवर्तन हुआ है, जो आपने PIL की थी उसके संबंध में यहाँ भी परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है कि लोग बाहर से सुविधाएं मिलने लगी हैं, तो इसलिए और कई, जैसे बाहर का आदमी आता है तो उसको लटका देते हैं कुछ लोग कि आज ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो, तो बेबस हो जाता है बेचारा फिर वो उनकी इशारा मानने के लिए, और वो नहीं चाहता कि मेरा ये टाइम लॉस हो, इसलिए वो इशारा पूरा करके और आगे बढ़ जाता है। राजपूत साहब, मेरा जो क्वेश्चन था, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा,
लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि जिस व्यवस्था को भारत सरकार यशो 10-26 जो मार्च 2021 में एक नोटिफिकेशन भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह मान लिया कि 99% लोग डिजिटल लिटरेट है। तो इसमें आपका क्या वक्तव्य है कि कैसे ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की 99% जनता डिजिटल लिटरेट हो गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी। एसी कमरे में बैठ करके और वहां से सबसे प्लानिंग बनाने में तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग धरातल पे जाते हैं तो देखते हैं, तो इसमें तो बड़ी हंसी आती है कि 90% लोग डिजिटल हो गए हैं। 99% जी। तो यहाँ आए ना, जो आंकड़ा देने वाले हैं वो आए, थोड़ा देखें, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के देखें, और भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में। अभी आप वहां तक अभी एंड्रॉइड फोन तक नहीं पहुंचा है कई कई जगह पर, और आप डिजिटल की बात कर रहे हैं। तो बड़ी हंसी आती है कि आप भाई, आप वहां से निकल के तो देखिए कि आप जो वहां बैठे हुए हैं, तो भाई कभी यहाँ आइए, पूछिए कितना डिजिटल हो गया, कितना गांव में दे करके। वहां लखनऊ महानगरों की बात छोड़ दें अगर, तो ग्रामीण रूरल क्षेत्र में जाकर के देखें तो आपको पता चल जाएगा, स्वतः पता चल जाएगा कितना डिजिटल हो गया, कितना नहीं हो गया है। आपके महोबा की भौगोलिक और सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति आप किस हिसाब से आंकते हैं? हम यहाँ जो आपने शिक्षा के बारे में, भौगोलिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में, तो अभी हम कह रहे हैं हमें बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत काम, यानी बहुत का मतलब आप समझ गए होंगे कि बहुत काम करने की जरूरत है, तब हम शैक्षणिक स्थिति यहाँ लेवल ला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ लेवल नहीं आ सकती है, लेकिन हमारे प्रयास अच्छे होने चाहिए, तो विचारों में शुद्धता होनी चाहिए कि वास्तविक रूप से हमें इस काम को करना है। तब तो यहाँ भी प्रतिभा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रतिभा नहीं है, लेकिन उनको निखरने का अवसर नहीं है। अगर अवसर मिल जाए तो पोटेंशियल है। यहाँ भी कई गांव से लोग आई यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, तो यहाँ वो व्यवस्था नहीं है कि प्रॉपर व्यवस्था मिल जाए तो यहाँ के बच्चों में भी टैलेंट है, वो भी आगे जा सकते हैं, और इंडिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंडिया लेवल पे हर जगह अपना परचम लहरा सकते हैं। लेकिन ऐसा सब है नहीं। अभी शिक्षा विभाग को लगा करके देख लो, तो यहाँ का शिक्षा विभाग कागजों में तो दौड़ता है, लेकिन जमीन पर नहीं दौड़ता है। हम तो जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बैठते हैं, बात करते हैं बच्चों से, तो हमको लगता है कि यहाँ तो केवल कागजी पेन नंबर एक करते रहिए, और जो हो रहा है वो आप भी कभी जाइए तो आप भी देखिएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट चेक करने के लिए लखनऊ से तमाम जनपदों में जाता हूँ, लोगों से प्रयास करता हूँ क्वेश्चन पूछने का, वास्तविकता क्या है, लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। इसी के अनुक्रम में आज हमारे साथ में राजपूत साहब थे, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और धरातल के बारे में बताई। आखिरी एक क्वेश्चन मैं आपसे केवल राजपूत साहब चलते चलते जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से जो शैक्षणिक स्थिति है महोबा जनसंख्या के आधार पे कितना परसेंट आंकते हैं? मैं 40% से ज्यादा मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ शैक्षणिक है। जो शिक्षा है, वास्तव में जिसको शिक्षा कहा जाता, तो वो 40 से ज्यादा नहीं हो सकती है। मैंने तो ज्यादा बता दिया, और थोड़ा कम बताना चाहिए, क्योंकि हमें काम करने की बहुत जरूरत है शिक्षा पे। और जब शिक्षा पे अगर हम काम कर लेंगे तो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, और जो भारतीय संविधान है उसको जानने लगेंगे। जब भारतीय संविधान को जानने लगेंगे तो अपने राइटों के प्रति लड़ना सीख जाएंगे। राइटों के प्रति लड़ना सीख जाएंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और जब तक शिक्षा पे काम नहीं होगा, जब तक शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा कि वो कागजों में दौड़ा जाएगा, साक्षर हम, अब जैसे आप ही ने बताया 99% डिजिटल हो गया है, तो जी क्या बात है? ये तो हंसने की बात है ना, कि हंसने की बात है कि आप जाइए तो आप उनको मोबाइल दिखा दिए तो वो मोबाइल से ही अरे वो कहें भैया जी क्या है यार, क्या है। आज भी स्थिति है। आज जो गांव में, सुदूरवर्ती गांव है, आज जो स्थिति है, तो वो डिजिटल कहाँ से हो गए? अगर उनको पैसा निकालना होता है, बैंक में जाते हैं, दूसरे से वाउचर बनाते हैं, और तब उनका पैसा निकल पाता है। राजपूत साहब, ये मेरा आंकड़ा नहीं है,
ये आप आरटीओ यहाँ पे हाँ। सुनील दत्त जी हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि फेसलेस लर्नर लाइसेंस बाहर से कितने परसेंट है और आपके अंदर में 3 मात्र दिए गए हैं और वो समतुल्य 99 मतलब 1% के समतुल्य है। तो इसलिए मेरा कहना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आकलन कर लिया है कि 99% लोग डिजिटल लिटरेट हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा और किसी से किसी मुद्दे पे जानने का प्रयास करते हैं, चूंकि आज का हमारा मुद्दा केवल लर्नर लाइसेंस को था और आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी। भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जो नीति और रीति है, इससे भ्रष्टाचार जन जन तक पहुंचने का काम करता है।